से जारी इस जंग में ज़ेलेंस्की की सेना के 80 सैनिकों ने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन की सेना कीव को जीतने की कोशिश में जुटी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कीव रूस के हाथ अब तक नहीं लग सका है। हालांकि कीव का किला फतेह करने के लिए, या यूं कहें कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए, रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कई दिनों तक शहर को घेर कर भी रखा था। दावा ये तक किया गया कि जल्द ही रूस कीव का किला जीत लेगा। इसके लिए रूस की तरफ से कीव के पास मौजूद शहरों पर जमकर हवाई हमले भी किए गए। आसमान से मिसाइलों और बमों की इतनी बारिश की गई कि कई इलाके देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। मतलब ये कि कीव को जीतने के लिए पुतिन की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई बार रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की, कई बार शहर में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यूक्रेन की सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि कीव के नजदीक वाले कई इलाकों से रूसी सेना को अपने कदम तक पीछे खींचने पड़े। और यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कीव के बाहरी इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यही नहीं, ये भी बताया गया कि यूक्रेन की सेना के महज 80 सैनिकों की एक टुकड़ी रूसी फौज पर भारी पड़ गई, जिन्हें अब स्पार्टन्स कहा जा रहा है। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा में रहने वालों को स्पार्टन्स कहा जाता था, जो अपनी ताकतवर सेना के लिए जाने जाते थे। एक लड़ाई में सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने दुश्मन के हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया था। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के उन 80 सैनिकों के बारे में भी कहा जा रहा है। दावा ये किया गया कि जंग के दौरान रूस के हजारों सैनिकों ने राजधानी कीव के पास मौजूद एक गांव पर कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, रूसी सेना ने उसे अपना बेस तक बना लिया था। लेकिन यूक्रेन की सेना के उन 80 सैनिकों ने अपनी युद्ध नीति और बहादुरी के दम पर पुतिन की फौज को उस गांव से खदेड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना को धूल चटाने वाले सैनिकों की तुलना स्पार्टन से की जाने लगी। यूक्रेन की तरफ से उन सैनिकों का जंग के दौरान का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो रूसी सेना के साथ हर मोर्चे पर लोहा लेते दिखाई दिए। हालांकि इस भीषण जंग में वो गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया है। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उनकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। वहीं यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें कुछ गाड़ियां आग की लपटों के बीच घिरी दिखी और सड़क पर धुएं का गुबार नजर आया। दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई कर रूसी फौज पर बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक टैंक ताबड़तोड़ गोलीबारी करता दिखाई दिया। टैंक से टारगेट कर हमला किया जा रहा था। तभी एक सटीक निशाना लगा और दूसरे टैंक के परखचे उड़ गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक से तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने न सिर्फ रूसी टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ सैनिकों को भी मार गिराया। उधर कीव के बाहरी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। कीव की घेराबंदी के बाद रूस ने वहां के एक इलाके के खेतों में बड़ी तबाही मचाने के इरादे से लैंडमाइन बिछा दी थी, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक खेत में बिछाई गई बारूदी सुरंग को पूरी सावधानी के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान वहां तेज धमाका हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन बिछाई थी, जिनमें कई बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया गया। Бо це помилка, що виновний там Путін, що виновний ще хтось. Ні. इसी तरह कीव के उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां रूसी सेना ने डेरा डाला था और फिर वहां बिछी बारूदी सुरंगों को भी उड़ा दिया गया।
इसी बीच अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने नए अभियान की शुरुआत कर दी और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस जंग में यूक्रेन अब तक अपने सैकड़ों फाइटर जेट गंवा चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन की वायुसेना के पास अब बहुत ही कम लड़ाकू विमान बचे हैं। ऐसे में वहां की वायुसेना ने दुनिया के सभी देशों से उन्हें लड़ाकू विमान देने की अपील की, जिसके लिए एक वीडियो जारी किया गया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए मुहिम भी शुरू की गई। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक MiG-29 लड़ाकू विमान के सामने खड़े होकर सभी देशों से यूक्रेन को जंगी जहाज खरीद कर देने की गुहार लगाता दिखा, ताकि उसकी सेना रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। Buy me a fighter jet. I will fight with my whole heart to destroy the tanks. यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से जारी इस वीडियो के आखिर में सुखोई विमान भी नजर आया। वहीं उस सैनिक ने राफाल और सुखोई समेत दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द यूक्रेन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं अमेरिका का दावा है कि रूस भले ही पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कहर ढाने की तगड़ी से तगड़ी तैयारी कर ले, फिर भी यूक्रेन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉनबास का मौसम काफी खराब चल रहा है और माना जा रहा है कि ये खराब मौसम यूक्रेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि बीते कई दिनों से डॉनबास यानी पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में बारिश हो रही है और अनुमान है कि वहां अगले कुछ और दिनों तक बादल बरसते रहेंगे। इसके साथ ही वहां तापमान भी बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन में गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इसलिए अमेरिका के रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि रूस की सेना जितनी ताकत से और जितनी तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर हमला बोलने के लिए बढ़ रही हो, मौसम के आगे उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। रूस अपने टैंक और तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है ताकि जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर डॉनबास को घेर कर उस पर कब्जा जमाया जा सके। पूर्वी यूक्रेन में घुसते रूसी सेना के लंबे चौड़े काफिले का सबूत पेश करती कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब डॉनबास में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की मिट्टी गीली हो चुकी है और दलदली जमीन जंग लड़ने के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। जबकि डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह है, मतलब काफी खुला है और उसकी जमीन समतल है। सीधे सीधे कहें तो जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहां सेना की गाड़ियां आराम से चल फिर पाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के रक्षा अधिकारी का दावा सही निकला तो पुतिन के मास्टर प्लान पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से डॉनबास की जमीन दलदली हो चुकी है, वहां रास्ते कीचड़ से भर चुके हैं और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का काफिला सड़क पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि सेना के भारी भरकम टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों का वजन उठाने के लिए ठोस सतह चाहिए होती है और डॉनबास के कीचड़ से भरे रास्ते रूस की सेना की मूवमेंट में रोड़ा अटकाएंगे, जिन पर उनकी गाड़ियां या तो धंस जाएंगी या फिर उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब डॉनबास में भी रूस को यूक्रेन के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी और उसका वही हश्र होगा जैसा उसकी सेना का यूक्रेन के उत्तर और राजधानी कीव में हुआ था। कीव में भी रूस की सेना पर वहां का मौसम ही भारी पड़ा था, क्योंकि फरवरी-मार्च में कीव में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर गिरी बर्फ पूरी तरह जमी नहीं थी, यानी जमीन नरम थी और वो रूस की सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह का वजन उठाने के लायक नहीं थी। लेकिन रूस को यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने की इतनी जल्दी थी कि उसने कीव की तरफ कूच कर दिया, जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नरम जमीन पर रूस की सेना के टैंक दौड़ ही नहीं पाए और उन्हें सड़क का रास्ता पकड़ना पड़ा। इससे हुआ ये कि रूसी सेना हर तरफ फैल नहीं पाई, उसके टैंकों को लंबे चौड़े काफिले में सड़कों पर ही चलना पड़ा। इससे यूक्रेन की सेना के लिए उनके रूट का पता लगाना बेहद आसान हो गया और उसने जेवलिन मिसाइलें दाग कर रूस के टैंकों को ढेर कर दिया।